सॉरी, अयूब ने शारदा से कहा। सिर्फ फैसल को दिखाने के लिए चांटा मारा है तुम्हें, इसे यकीन दिलाना था कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। मैंने आज तीसरा थप्पड़ खाया है, शारदा बोली। मैंने कहा ना मुझे मजबूरी थी, अब जल्दी से बताओ करना क्या है। तुमने मेरी टेलीफोनिक हदायत पर ठीक ठीक अमल किया है, शारदा ने कहा। क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? सबसे पहले किसी तरह शर्जील की लाश ठिकाने लगाना होगा, इसके बाद ही डॉलर्स का बैग लेकर यहाँ से निकलना होगा। तुमने फ़ोन पर ही बताया था कि वजाहत की लाश शर्जील ने कोई गड्ढा खोद कर दबाई है। अब दिन निकल आया है, इस वक्त गड्ढा खोदना मुनासिब नहीं होगा। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलना शुरू हो चुकी होंगी। अयूब सोचते हुए ज़रा सा टहला, फिर चुटकी बजाकर बोला, हाँ इस तरह काम हो सकता है। किस तरह? शारदा ने जल्दी से पूछा। नीले पुल पर जाकर लाश समंदर में फेंक दी जाए। बेवकूफ़ी की बात सोची है तुमने। कई दिन से वो पुल ट्रैफिक के लिए बंद है, इसे महदूश करार दिया जा चुका है। बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ के पुल महदूश है। सब गाड़ी वाले जान चुके होंगे कि कोई इस पुल पर से नहीं गुजरता। यूँ मुस्कुराता हुआ इसकी सारी बात सुनता रहा और बोला, यहाँ की हुकूमत ने कई दिन में इसे ठीक करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया। तुम ये सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने कहा है कि लाश वहां से समंदर में फेंक दी जाए। हाँ, अयूब ने कहा। महदूश भी इस कदर है कि ट्रैफिक का बोझ नहीं उठा सकता। एक कार तो वहां से आसानी गुजर सकती है। कल ही एक सरकारी गाड़ी पुल पर गई थी पुल का हतमी मुशाहिदा करने। अब गालिबन जल्द ही वहां काम शुरू होने वाला है। तुमने खुद देखी है वो सरकारी गाड़ी इस पुल पर जाते हुए? मैंने तो नहीं देखी, और तुमने शायद रात से अब तक टीवी पर खबरें नहीं सुनी। 10 बजे मैंने ये खबर सरकारी टीवी से ही सुनी है। खबर गलत भी हो सकती है, किसी प्राइवेट चैनल से भी इतनी गलत खबर नशर नहीं हो सकती। मैंने तो सरकारी टीवी से सुनी है, तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। फिर तो ऐसा ही किया जाना चाहिए। लाश किसी चीज में लिपेट कर ले जाना होगी, वरना कार की डिग्गी में खून के धब्बे आ सकते हैं। वजाहत की लाश कंबल में लिपेट कर गड्ढे तक ले जाई गई थी और फिर इसे कंबल समेत ही गड्ढे में फेंक कर गड्ढा भर दिया गया था। तो कोई और कंबल है? यकीनन है, तो बस इसी कंबल में लिपेट कर चलते हैं। मेरी गाड़ी तो फैसल को लेकर गई है। तुमने इसे कहाँ भेजा है? इसे बहुत दूर ले जाकर मेरे आदमियों में से कोई फोन पर मुझसे पूछेगा कि इसका क्या करना है। अभी इसे मरवा ही देना चाहिए। ये भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तो कंबल। आओ। शारदा ने एक तरफ कदम बढ़ाए, फिर पूछा, तुम्हारे वो तीनों आदमी कौन है? किराए के टट्टू हैं? इनमें से किसी गड़बड़ का हादसा तो नहीं? कैसे हो सकता है? मैंने इनमें से हर एक को 20,000 एडवांस दिए हैं और वादा किया है कि काम मुकम्मल हो जाने के बाद 20,000 और दूंगा, तब ठीक है। शारदा ने एक कमरे से एक पुराना कंबल निकाला और अयूब को लेकर शर्जील के बेडरूम में पहुंची। टिकट लाने वाले एजेंट को दिखाने के लिए लाश ड्राइंग रूम के सोफे तक पहुंचाई गई थी। बाद में इसे फिर बेडरूम में पहुंचा दिया गया था। लाश कंबल में लपेट कर दोनों ही ने बाहर तक कार में पहुंचाया। फैसल की कार का क्या करना है? शारदा ने कार की तरफ इशारा किया। इसे बाद में देखेंगे, पहले ये अहम तरीन काम तो कर ले। इन दोनों ने लाश डिग्गी में रखी और कार में वहां से रवाना हो गए। ड्राइविंग शारदा ही कर रही। नीले पुल तक का फासला जल्दी तय हो गया। पुल तकरीबन 400 मीटर लंबा था। अयूब के इशारे पर शारदा ने कार पुल के दरमियानी हिस्से में रोकी। दोनों जानिब रोड तक सन्नाटा था। बड़े इत्मीनान से कंबल में लिपटी लाश डिग्गी से निकाली। पुल की 4 फुट ऊंची दीवार पर इसे पहुंचाने में दोनों ही को हाथ बटाना पड़ा। शारदा इस मेहनत से हाँफने लगी। इसने कहा, अब तुम ही इसे समंदर में गिराओ। 2 फुट चौड़ी दीवार है, इसे धकेलने में मुझे मेहनत करना पड़ेगी। जो कुछ करना है जल्दी करो। अयूब को लाश समंदर धकेलने में जोर लगाना पड़ा। शारदा इसके पीछे खड़ी रही। 1 मिनट की जद्दोजहद में अयूब ने लाश धकेल कर समंदर में गिरा दी। खासा जोरदार धमाका हुआ। अयूब हाथ झाड़ता हुआ मुड़ा तो चौंक गया। शारदा के हाथ में लंबा चाकू था। ये किस लिए है? वो हैरत से बोला। ये तुम्हारे लिए है। शारदा ने तेजी से आगे बढ़कर चाकू अयूब के पेट में उतार दिया। अयूब हल्की सी कुराह लेकर आगे झुका, लेकिन शारदा ने इसके शाने पर दबाव डालकर इसे गिरने नहीं दिया और बोली, बेवकूफ, तुम समझ रहे थे कि मैं $2 करोड़ में से आधे तुमको दे दूंगी? ये दगाबाजी। तुम मेरी बहन हो। अयूब मुश्किल बोल सका। सौतेली बहन, शारदा ने सर्द लहजे में कहा। सौतेले भाई हो तुम मेरे। जिंदगी भर तुमने मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। शारदा ने चाकू खींचकर इसके पेट से दोबारा निकाला और दोबारा इसके दिल के मुकाम पर घुसेड़ दिया। पहला वार इसने जल्दी में इसके पेट पर किया था। इस मर्तबा अयूब गिर पड़ा। शारदा ने चाकू फिर खींचकर निकाला और तीसरी बार वो इसकी गर्दन में उतार दिया। इसने ये एहतियात बरती कि अयूब का खून इसके कपड़ों पर ना लग जाए, लेकिन इसका हाथ खून से रंगीन हो चुका था। अयूब मिनट भर भी नहीं तड़पा और ठंडा हो गया। शारदा ने चाकू और अपने हाथ अयूब ही के लिबास से साफ किए। इस तरह वो पूरी तरह से साफ नहीं हुए थे। शारदा ने फिर भी परवाह ना की और तेजी से मुड़कर अपनी कार में पहुंची। जब इसने इंजन स्टार्ट किया तो इसके दिमाग में $2 करोड़ जैसे उड़ रहे थे। फैसल को जिस गाड़ी में ले जाया गया वो इसकी पिछली नशिस्त पर 2 आदमियों के दरमियान बैठा था। तीसरा ड्राइविंग कर रहा था। हम बहुत दूर निकल आए हैं। फैसल बोला, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खामोश बैठो। वो इसे डांट दिया गया। मेरा अंदाजा है तुम तीनों कांस्टेबल होगे। तुम चुप नहीं बैठ सकते, गुर्रा कर कहा गया, लेकिन फैसल चुप नहीं हुआ। मैं तुम तीनों से एक सौदा करना चाहता हूँ। पुलिस की मुलाजमत में लगी बंदी तनख्वाह मिलती होगी, कुछ रिश्वत से कमा लेते होगे। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम तीनों को 1-1 लाख रुपया दे सकता हूँ। वो तुम कहाँ से लाओगे? तंजन 1 हंसा। तुम लोग ये सौदा करने के लिए तैयार हो जाओ तो बता दूंगा, फैसल ने कहा। वो तीनों सोच में पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ड्राइविंग करने वाले ने आईने
मैं पीछे देखा। सोचने में वक्त जाया ना करो, फैसल बोला। रकम तुम कहाँ से दोगे? सवाल किया गया। हमें वापस जाना होगा जहाँ से चले थे। क्यों? मेरी कार में खुफिया खाना है जिसे और कोई नहीं खोल सकता। रकम उसी जगह है, वहाँ जाना। तो ड्राइविंग करने वाला कुछ कहते कहते रुक गया। बास का ख्याल आ गया तुम्हें शायद, पीछे बैठा हुआ एक आदमी बोला। यही सोच रहा हूँ, क्या तुम्हारा ख्याल है कि वो अब भी वहीं होंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, उन्होंने अपना प्रोग्राम नहीं बताया। इन बातों ने फैसल को चौंका दिया। वो बोला, क्या वो इस लड़की से पूछगिछ करने के बाद इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले गया होगा? और तुम इसे बास क्यों कह रहे हो? वो तीनों हंस पड़े। फिर ड्राइविंग करने वाला ही बोला, ना तो हम पुलिस वाले हैं और ना वो। फैसल ने सर हिलाया। तुम्हारी बातों से मुझे कुछ शुबा हुआ था। फिर तुम लोग कौन हो? इसने हमें अपने साथ रखने के लिए 20-20 हज़ार दिए थे और वादा किया है कि काम मुकम्मल होने के बाद 20-20 हज़ार और हमें मिलेंगे। फैसल समझ गया कि ये तीनों किराए के आदमी हैं, तो भूल जाओ, तुम्हें 20-20 हज़ार और मिलेंगे। मैं तुम्हें 1-1 लाख दे रहा हूँ। काम मुकम्मल करने की बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम्हें बहुत दूर ले जाकर हमें इसे फोन करना था और इस वक्त वो हमें बताएगा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। ये बातें तो होती रहेंगी, तुम गाड़ी तो वापस मोड़ो, फैसल ने कहा। इन तीनों ने आपस में कुछ बातें करते हुए गाड़ी वापसी के लिए मोड़ दी। इन्हें ये फिक्र लाक हो गई थी कि अगर इनका बास अब भी वहां होगा तो इनके लिए क्या सूरत हाल बनेगी। ताहम तीनों ने फिलहाल सर झटक दिया। बात की बाद में सोचेंगे। अब तुम्हें करना ये होगा कि जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो कुछ फासले से इसको फोन करके पूछ लेना कि तुम लोग मेरे साथ क्या सलूक करो। तुम्हें इससे और पैसे भी लेने हैं और इसलिए पूछा जा सकता है कि अब वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। हमें इसका प्रोग्राम नहीं मालूम, हो सकता है अब भी वहीं हो। इसकी एक सूरत हो सकती है। फैसल इन्हें हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी कुछ फासले पर रोक देना, तुम में से कोई एक मेरे साथ छुपता छिपाता कार तक चले, मुझे रिवॉल्वर की ज़द पर भी रखे, इससे रकम लेकर वो तुम लोगों के पास लौटा। इसके बाद तुम कुछ दूर जाने के बाद इसे फोन पर बता देना कि मैं तुम लोगों से बचकर किसी तरह भाग निकला हूँ। तुम्हारी इस बात की वजह से वो तुम लोगों को मजीद रकम नहीं देगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? 20-20 हज़ार की बजाय तुम लोग मुझसे 1 लाख रुपए ले चुके होगे। बात तो ठीक है उस्ताद, ड्राइविंग करने वाले ने कहा। रफ्तार जरा तेज करो। फैसल दिल ही दिल में खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा है। इसकी ख्वाहिश भी ये थी कि शारदा और वो जाली इंस्पेक्टर वही हो। इसे शारदा से तो नफरत हो चुकी थी। वो इन दोनों को हलाक करके $2 करोड़ लेकर वहां से उड़न छू हो सकता था। वो जरीना के लिए 4 लाख लेकर चला था। इस वक्त इसके सानो गुमान में भी ना था कि ये रकम किसी और काम आएगी। गाड़ी शर्जील के फार्म हाउस से कुछ फासले पर रोक दी गई। तुम्हारे साथ मैं चलूंगा, ड्राइविंग करने वाला बोला। कोई भी चले, फैसल ने कहा। मुझे इससे क्या गर्ज, बहुत होशियार है ना उस्ताद, एक बोला। मुझे समझाओगे तुम, ड्राइविंग करने वाले ने मुंह बनाया। फैसल को कार से उतारा जा चुका था, ड्राइवर भी उतर आया था। वो दोनों शर्जील के फार्म हाउस की तरफ चले। अब वहाँ ट्रैफिक रवां दवां हो चुका था, लेकिन बहुत कम। इस वीराने से लोगों की तादाद कम ही होती थी। वीराने से गुजरने वाली कारों की तादाद कम ही होती थी। रिवॉल्वर मेरी जेब में है, ड्राइवर ने फैसल से कहा, और दस्ते पर मेरी गिरफ्त है। मैं रिवॉल्वर जेब से निकाले बगैर भी तुम पर गोली चला सकता हूँ। भागने का मेरा कोई इरादा नहीं, फैसल ने कहा। जब 3 लाख में मेरी जान छूट रही है तो मैं अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊंगा? हाँ, ड्राइवर ने कहा। समझदारी तो यही है। जब वो फार्म हाउस के करीब होने लगे तो ज्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ने लगे। आखिर वो वहां पहुंच गए जहां इन्हें पहुंचना था। फैसल की कार वहीं मौजूद थी, लेकिन ये देखकर फैसल का दिल बैठ गया कि शारदा की कार नहीं थी। फौरी तौर पर फैसल को यही ख्याल आया कि वो जाली इंस्पेक्टर डॉलर्स का बैग लेकर शारदा की कार में वहां से फरार हो चुका है। इमारत सन्नाटे में डूबी हुई थी। शारदा इन डॉलर्स का मातम कर रही होगी। कार में बैठकर फैसल ने 3 लाख खुफिया खाने से छोटे बैग से निकाले और ड्राइवर को दे दिए। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हारी तलाशी लेकर इत्मीनान करना चाहूंगा। तुम मुझे झूठा क्यों समझ रहे हो? एहतियात जरूरी है। तुम ये हरकत कर सकते हो कि मैं जब जाने लगूं तो मुझे पीछे से गोली मार दो। अच्छा, फैसल ने तवील सांस ली। तुम अपना इत्मीनान कर लो। ड्राइवर ने अच्छी तरह तलाशी ली और मुतमईन हो गया। फैसल के पास किसी किस्म का हथियार था ही नहीं। रकम लेकर ड्राइवर तेजी से वापस चला गया। इस दौरान फैसल सोच चुका था कि डॉलर तो हाथ से निकल गए, लेकिन शारदा को वो जिंदा छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा, इसे गोला घोंट कर मार डालेगा। फैसल के जहन में एक सवाल ये भी था कि जाली इंस्पेक्टर ने शर्जील की लाश के सिलसिले में क्या किया होगा। इसे लाश से कोई दिलचस्पी नहीं होगी, लाश अब भी वहीं होगी और इससे छुटकारा हासिल करना शारदा के लिए इम्तिहान बना हुआ होगा। डॉलर तो यकीनन इसके हाथ से निकल चुके होंगे। अब इसे बस अपनी जान बचाने की फिक्र लाक थी। फैसल बहुत एहतियात से दबे पांव फार्म हाउस में दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम खाली था। वो बेडरूम में शर्जील की लाश के पास ही परेशान बैठी होगी कि इस लाश से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। फैसल आहिस्तगी से बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। यह देखकर इसे जहनी झटका लगा कि वहां ना शारदा थी ना ही शर्जील की लाश। फिर यह देखकर इसे एक और जहनी झटका लगा कि डॉलर्स का बैग फ्रिज के पीछे मौजूद था। इसने जल्दी से करीब जाकर बैग खोला और डॉलर्स इसमें बदस्तूर मौजूद थे। ये क्या हुआ? फैसल के दिमाग में सवाल उभरा। जाली इंस्पेक्टर भी गायब, शारदा भी नहीं, लाश का भी पता नहीं, लेकिन डॉलर्स मौजूद। जहन्नम में झोंको इन हालात को। फैसल ने दिल ही दिल में कहा, डॉलर्स तो मिल गए हैं, बस ये बैग उठाकर भाग निकलो यहाँ से। इसने बैग उठाया ही था कि किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी। फैसल तेजी से भी दरवाजे की तरफ गया। वो दरवाजा इसके इलम में आ चुका था। इसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। फैसल ने जो आहट सुनी वो शारदा के कदमों की थी। वो वापस आकर तेजी से फार्म हाउस में दाखिल हुई थी। वो डॉलर्स का बैग उठाने से पहले अपने हाथों और छुरी से खून के धब्बे के निशानात से जान छुड़ाना चाहती थी। इसने बेडरूम में दाखिल होकर बाथरूम का रुख करना चाहा कि किसी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। वो हैरत से खिड़की की तरफ झपटी। वहां से नीचे तक देखा जा सकता था। ये देखकर वो दम खुद रह गई कि फैसल की कार हरकत में आ चुकी है। इसे ड्राइविंग सीट पर फैसल की झलक भी दिखाई दी। ये कैसे हो गया? इसके दिमाग में सवाल उभरा। इन तीनों आदमियों ने इसे जिंदा कैसे छोड़ दिया? इसे तो मामले में हदायत का इंतजार करना था।
जो अब तक इन्हें नहीं मिल सकती थी वो मर चुका था, जिससे इन्हें हिदायत मिलती। यकायक शारदा के दिमाग में डॉलर्स का ख्याल आया। वो एकदम मुड़कर फ्रिज की तरफ गई जिसकी आड़ में डॉलर्स का बैग रखा था। वो बैग अब वहां नहीं था, वो बैग ले गया। शारदा को ख्याल आया, वो तेजी से मुड़ी, बाहर निकली, अपनी कार में बैठी, इसे स्टार्ट किया और तेजी से इसकी तरफ चल पड़ी जहाँ फैसल की कार जाते हुए इसने देखी थी। अब दूर दूर तक इसका कोई पता न था। शारदा वहशियाना अंदाज में रफ्तार बढ़ाती चलेगी। वो किसी भी सूरत फैसल से वो बैग लेना चाहती थी, लेकिन इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। हासी भागदौड़ के बावजूद वो फैसल की कार तक ना पहुंच पाई। इसे डूबते दिल के साथ वापस लौटना पड़ा। घर में दाखिल होकर वो फ्रिज के करीब जाकर खड़ी हुई। इसकी घूरती हुई निगाहें इस जगह पर गड़ गई जहां बैग रखा था। यकायक वो पागलों की तरह हंस पड़ी। इसकी सारी मेहनत और मनसूबाबंदी पर पानी फिर चुका था। इसकी हंसी कहकों में तब्दील हो गई। इसने अपने बाल भी नोचे। ऐसा मालूम होता था जैसे सदमे में इसका दिमाग उलट गया हो। वो चौंकी इस वक्त जब इसने कदमों की आवाज़ सुनी जो ड्राइंग रूम में से आई। इसे ख्याल आया कि वापस घर आने पर वो दरवाजा बंद करना भूल गई थी। वो तेज तेज कदमों से बाहर निकली। ड्राइंग रूम में मास्टर हमदानी 3 आदमियों और एक लड़के के साथ मौजूद था। इन्हें देखकर शारदा गुमसुम सी होगी। शर्जील कहाँ है शारदा? मास्टर हमदानी ने पूछा। शारदा कोई जवाब ना दे सकी। इसका दिमाग चकराने लगा। वो गिरने ही वाली थी कि मास्टर हमदानी के इशारे पर दोनों आदमियों ने आगे बढ़कर इसे गिरने से बचाया। शारदा की आंखें बंद होने लगी। इसे सोफे पर बिठाओ, मास्टर हमदानी ने कहा। कोई इसे पानी पिलाए, ये भी देखो कि शर्जील कहीं है या नहीं। शारदा सोफे पर बैठी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इसे पानी पिलाया गया। इसे अपने आदमियों की इत्तला भी मिल गई। शर्जील तो क्या, घर में कोई भी नहीं था। तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई थी? मास्टर हमदानी ने शारदा से पूछा और गौर से देखने लगा। शारदा इसका मुंह तकती रही। मास्टर हमदानी फिर बोला, बताओ शारदा, यहाँ क्या खेल हुआ है? मुझे अंदाजा तो हो गया है कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। इसकी तफसील मुझे तुम ही बता सकती हो। सब कुछ सच सच बता दो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर झूठ बोलोगी तो मेरी पसंद बदल भी सकती है। शारदा की आंखों में आंसू आ गए। वो बर्राई हुई आवाज में बोली, 2 करोड़ डॉलर्स का तमाशा बन गया। इसका मतलब है कि वजाहत यहाँ आया था, वरना तुम डॉलर्स की बात नहीं करती। मुझे साफ साफ बताओ क्या गड़बड़ हुई है। यहाँ एक और आदमी भी आया था, शारदा ने कहा। वो और शर्जील पहले एक दूसरे को जानते थे। शर्जील ने इसे बताया कि आपने वजाहत के जरिए वो डॉलर्स भिजवाए हैं। वो खामोश होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इसे पानी पिलाओ, मास्टर हमदानी ने कहा। इस मरतबा शारदा ने सिर्फ 2 घूंट लिए। खुद को संभाले रखो, मास्टर हमदानी ने कहा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे इन दोनों की सारी बातें ठीक से याद नहीं। शारदा ने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। बस इतना बता सकती हूँ कि इन डॉलर्स के लिए इसकी नीयत खराब हो गई थी। दूसरा आदमी कौन था? मास्टर हमदानी ने सुकून से कहा। इन दोनों की बातों से मालूम हुआ था कि इस आदमी का नाम फैसल था और वो भी आपकी कंपनी में कोई काम करता था। ओहो, मैं बता रही थी कि इन दोनों की नीयत खराब हो गई थी। वजाहत डॉलर्स देकर वापस चला गया था? नहीं, शारदा ने जवाब दिया। वो बहुत थका हुआ था और काफी पीकर कुछ देर यहीं आराम करना चाह रहा था। मैंने इसके लिए काफी बनाई और फिर बेडरूम में गई। शर्जील और फैसल, मास्टर हमदानी ने कहना चाहा। वो दोनों बेडरूम में रहकर मनसूबाबंदी कर रहे थे। उन्होंने सोचा यह था कि वजाहत को कत्ल करके घर के पिछले हिस्से की जमीन खोदकर इसकी लाश इसमें दफन कर देंगे। लड़की चीख पड़ी, तो क्या मार डाला उन्होंने मेरे वजाहत को? तुम भी खामोश रहो शबनम, मास्टर हमदानी ने इसे टोका। हाँ, मास्टर हमदानी शारदा की तरफ मुतवज्जह हुआ। आगे बोलो। मैंने इनकी सख्ती से मुखालफत की तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत चीखती चिल्लाती रही। क्या वजाहत ने तुम्हारी चीखों पुकार नहीं सुनी? ये मैं नहीं जानती। मुझे कमरे में बंद करने शर्जील ले गया था। फैसल ड्राइंग रूम में चला गया था। हाँ, इसने वजाहत को कत्ल किया था। हाँ, इसने वजाहत को कत्ल किया था। शबनम कांपने लगी और कुछ बोलते बोलते रुक गई। शारदा बोली, मुझे जिस कमरे में बंद किया गया था इसकी एक खिड़की पीछे से खुल दी जा सकती थी। शर्जील और फैसल गड्ढा खोद रहे थे। मैं बिल्कुल बेहिस्सो हरकत थी। मेरे सामने ही उन्होंने वजाहत को इसी गड्ढे में दफन किया था। नहीं, शबनम फिर चीख पड़ी। मास्टर के एक आदमी ने इसे संभाला, वरना वह चकरा कर गिर पड़ती। फिर शर्जील ही तुम्हें इस कमरे से निकाला? मास्टर हमदानी ने शारदा से पूछा। नहीं, शारदा ने कहा। मैंने बड़ी कोशिशों से दरवाजा खोला। बाहर निकलकर मैंने इन दोनों को वहां पाया। मैं दौड़ती हुई बाहर निकली। शर्जील और फैसल की कारें मौजूद नहीं थी। मैं पागल सी हो गई। दौड़ती हुई वापस लौटी तो मुझे मालूम था कि डॉलर्स का बैग कहाँ रखा था। वो मुझे वहां नजर नहीं है। इसका मतलब है कि वो दोनों डॉलर्स का बैग लेकर वहां से फरार हो गए। शारदा कुछ नहीं बोली। बाहर चलो, देखते हैं कि गड्ढा कहाँ खोदा गया है। अगर तुम्हारा बयान गलत साबित हुआ तो समझ लो हमदानी हूं मैं ऐसा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी चलकर हम भी देख लेते हैं। वो सब बाहर आ गए। शारदा भी साथ थी। शबनम को अब भी एक आदमी संभाले हुए था। मास्टर हमदानी के 2 आदमियों ने गड्ढा खोद डाला। इस जगह की निशानदेही शारदा ने ही की थी। हासा गड्ढा खोदने के बाद गड्ढे में मौजूद एक आदमी ने जोर से कहा, यहाँ कोई कंबल में लिपटा पड़ा है, कंबल खोलो। शबनम इस वक्त पिरोई जा रही थी। सारा जिस्म काम रहा था। जैसे ही कंबल खोला गया, शबनम जोर से चीख पड़ी। वजाहत, कंबल से लिपटी हुई लाश वजाहत की थी। शबनम बेहोश हो गई। अगर एक आदमी से संभाले हुए ना होता तो वह जमीन पर गिर पड़ती। इससे घर में ले चलो, मास्टर हमदानी ने कहा। गड्ढे में उतरे हुए आदमी से बोला, गड्ढा बंद कर दो। शारदा इसी दौरान में इस तरह खड़ी होगी जैसे पत्थर आ गई। गड्ढा पाटने वालों के अलावा सब घर में लौट आए। शबनम को एक सोफे पर लटा दिया गया। इसके मुंह पर पानी छिड़को, मास्टर हमदानी ने कहा। अगर ये इस तरह होश में ना आई तो अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ये कौन है मास्टर? शारदा ने पूछा। वजाहत से इसका कोई रिश्ता है?
ये इसकी बीवी है और इसके बच्चे की चंद महीने में मां बनने वाली है। बहुत बड़े सदमे से दो चार हुई। मास्टर की नजरें शबनम पर जमी हुई थी, जिसके मुंह पर पान छिड़का जा रहा था। शारदा ने मास्टर से कहा, आपको $2 करोड़ ज़ाया होने की फिक्र नहीं है, शायद इनका जिक्र नहीं किया आपने। बस मुझे फैसल और शर्जील को तलाश करने की फिक्र है, इनकी बोटियां उड़ाना है मुझे, इबरतनाक मौत। वो मिल जाएंगे तो डॉलर्स भी मिल जाएंगे, वो तो 1-2 दिन में मिल ही जाएंगे। इन्हीं के साथ वो दोनों भी हाथ आ जाएंगे। वो कैसे? मास्टर ने हैरत से कहा। इसकी वजाहत मास्टर ने नहीं दी। वो शबनम की तरफ मुतवज्जो था जो अब होश में आ गई थी। मास्टर जल्दी से इसके करीब जा बैठा। शबनम रोते हुए इससे लिपट गई। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। शबनम रोती रही। मास्टर हमदानी ने इसका शाना थपका। जो होना था हो गया, अब खुद को संभालने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊंगा। अपने घर जाओगी तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। आपके अलावा अब है ही कौन मेरा? शबनम ने सिसकियां लेते हुए कहा। अपने आंसू पूछ लो, अब हमें यहाँ से चलना है। मास्टर हमदानी ने कहा। फिर शारदा से बोला, तुम्हारा अब क्या इरादा है? अभी कुछ सोचने की मोहलत कहाँ मिली है। फिलहाल मैं यहीं रुकूंगी। अगर खुद कोई फैसला ना कर सको तो मुझसे बात कर लेना। जी, लोग हमेशा यही कहते थे कि अपने लोगों के लिए मास्टर हमदानी के सीने में एक हमदर्द दिल है। मास्टर बोला, तुम भी इंतकाम लेने के लिए शर्जील को ढूंढोगी? शारदा कुछ नहीं बोली। वो लोग रुखसत हो गए।